हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 7 इतिहास पाठ 2 पाठ का नाम है सल्तनत काल की शुरुआत। इस पाठ में आप जानेंगे कि तराइन के युद्ध के बाद जब पृथ्वीराज चौहान द्वितीय जो 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उसके बाद दिल्ली में तुर्क शासकों का राज्य हुआ। और जो तुर्क शासक थे, इनका रहन सहन, भाषा और शासन करने का तरीका भारतीय राजाओं से बिल्कुल अलग था। तुर्क शासक सुल्तान की उपाधि धारण करते थे, यानी स्वयं को सुल्तान कहते थे। और इसी से जो है दिल्ली को इन्होंने मतलब अपने शासन का केंद्र बनाया और लगभग 320 साल तक शासन किया। मोहम्मद गौरी की जब 1206 ईस्वी में मौत हुई तो उस समय उसने अपने मौत से पहले जो है लगभग पूरा उत्तर भारत अपने अधीन इसने कर लिया था। और उसने भारत के शासन चलाने के लिए गुलाम अधिकारी नियुक्त कर रखे थे। और इन्हीं गुलाम अधिकारियों में उसका प्रमुख गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और गौरी की मौत का समाचार मिलने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को भारत में तुर्क राज का शासक घोषित कर दिया और अब यह तुर्क राज जो है तुर्क सल्तनत कहलाने लगा। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में इसने जो है सत्ता संभाली और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। और तब से क्या है, ये दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हो गया ये शासनकाल। तो सल्तनत के सामने कुछ चुनौतियां भी थीं, क्योंकि इनमें क्या है, अमीर नाम का एक संगठन होता था जिनमें तुर्क और अफगान कबीलों के लोग होते थे। और इनमें जातीय श्रेष्ठता यानी ऊंचे जात और ऊंचा स्थान पाने की इनमें होड़ लगी रहती थी। सब अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की होड़ लगी रहती थी। और इन्हीं अमीर सरदारों में से ही एक व्यक्ति सुल्तान बनता था और सुल्तान बनने के लिए उस व्यक्ति को योग्य होना ज़रूरी होता था, यानी कि वो एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति हो और जो है युद्ध में कुशल हो और शासन करने में उसकी दक्षता हो। तो ऐसा व्यक्ति ही जो अमीरों में से होता था विशेष, वही सुल्तान बन सकता था। और उस पर जो है जो बाकी अमीर होते थे सरदार, उनका नियंत्रण भी रहता था, यानी कि सुल्तान को अमीरों का समर्थन मिलना बहुत ही ज़रूरी होता था। और सुल्तान को ये भी डर लगा रहता था कि बाकी जो अमीर हैं कहीं उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र ना रच डालें। इसके लिए वो उनके षड्यंत्रों से बचने के लिए उपाय के लिए सारा समय अपना जो है उसी में लगाए रखता था। उसको एक डर बना रहता था कि कहीं जो है सल्तनत में ये विद्रोह ना कर दें, इसीलिए सुल्तान हमेशा सतर्क रहते थे। तो मतलब जो है सुल्तान इस्लाम धर्म को मानने वाले थे और बाहरी देश से आए थे, इसीलिए भारतीय जनता पर शासन करने के लिए तुर्क अमीर जो है वो धार्मिक वर्ग को खुश करने के साथ ही हिंदुस्तानी जनता से भी सतर्क रहते थे, क्योंकि सल्तनत में विद्रोह का डर लगा रहता था। सल्तनत कालीन शासक जो थे वो आंतरिक शांति यानी कि अपने राज्य के भीतर शांति बनाए रखने के लिए शासकीय जो प्रबंध तंत्र है और राज्य विस्तार और बाहरी आक्रमण की रक्षा के लिए मजबूत सैनिक संगठन भी इन्होंने बनाए। और इनमें प्रारंभिक तुर्क, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश प्रमुख थे। तो इन सबको मिला करके लगभग 320 साल तक शासन जो है सल्तनत काल का चला। तो सबसे पहले हम जानेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, क्योंकि मोहम्मद गौरी का ये खास गुलाम था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के मौत के बाद जो है उसका गुलाम, तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत का पहला तुर्क शासक बना। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और उसकी उदारता के कारण ही उसे लाख बख्श का नाम दिया जाता है। मतलब लाखों का दान करने वाला दान प्रिय व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक। भारतवर्ष में उसके जीवन का ज़्यादातर समय सैनिक गतिविधि में ही बीता। कुतुबुद्दीन ऐबक को भवन निर्माण में जो है काफ़ी रुचि थी, लगाव था। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार की शुरुआत ऐबक ने शुरू की थी, लेकिन इसको पूरा जो है वो इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नए राज्य की नींव ज़रूर डाली थी, लेकिन उस राज्य को मजबूत बनाने का मौका उसको नहीं मिल पाया।
कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी। और उसके बाद 1210 ईस्वी में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद उसका जो है मतलब आप गुलाम कह सकते हैं और दामाद भी था इल्तुतमिश, वो गद्दी पर बैठा और उससे ही उत्तरी भारत में तुर्कों के राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है यानी इल्तुतमिश को माना जाता है। गद्दी पर बैठने के बाद उसने यानी कि इल्तुतमिश ने आंतरिक और बाहरी यानी अंदर और बाहर दोनों तरह की समस्याओं से उसको जूझना पड़ा। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन जो तुर्कान चहलगानी था उसका निर्माण किया और शासन व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए इल्तुतमिश ने देश में एक राजधानी, एक स्वतंत्र राज्य और राजतंत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था और अफसरशाही व्यवस्था की स्थापना की। उसने दिल्ली को भारतवर्ष में तुर्क साम्राज्य का राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया। उसने इक्ता या अक्ता व्यवस्था के द्वारा केंद्र को प्रांतीय और स्थानीय शासन जोड़ने की नींव डाली। और इसके बाद जो है सुल्तान ने अपनी सल्तनत यानी राज्य को कुछ प्रांत में बांटा और प्रांत को ही इक्ता कहते थे। हर इक्ते में सुल्तान अपने एक जिम्मेदार सेनापति को नियुक्त करता था जिसको इक्तादार या अक्तादार कहा जाता था। इक्तादार के पास अपनी सेना होती थी, प्रशासन चलाने के लिए अधिकारी होते थे। इक्तादार इनकी सहायता से राज्य की रक्षा करते थे और अपने नियंत्रण क्षेत्रों से कर वसूलते थे। अपने इक्ते से इकट्ठा किए हुए टैक्स से कर से वह अपना और अपने अधिकारियों का और अपने सैनिकों का खर्चा चलाते थे और इस खर्चे के बाद जो कर बचता था उसे इक्तादार सुल्तान को भेज देते थे। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मौत के बाद उसने अपने जीवन काल में ही, जब वो जीवित था तभी उसने अपनी लड़की रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। यानी अपने जीवित रहते ही इल्तुतमिश ने कह दिया था कि उसके बाद उसकी बेटी रजिया ही सुल्तान बनेगी और रजिया सुल्तान पहली ऐसी मुस्लिम महिला हैं जो शासिका बनी 1236 ईस्वी में। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था, लेकिन सरदार और उलेमा जो थे वो इसका विरोध कर रहे थे। और इल्तुतमिश की मौत के बाद उसका जो मतलब रजिया ने देखिए सब मतलब उसका जो पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठ गया, लेकिन वो बहुत दुर्बल था और इस कारण कमज़ोर था और इस कारण 1236 में रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी और सुल्तान कही जाने लगी। रजिया से पहले प्राचीन मिस्र और ईरान में महिलाओं ने रानियों के रूप में शासन किया था, लेकिन मध्यकालीन विश्व में पहली मुस्लिम महिला शासक थी रजिया। रजिया ने लगभग 3 साल 8 महीने तक शासन किया। रजिया ने स्त्रियों का पहनावा छोड़ दिया था और बिना पर्दे के दरबार में बैठने लगी थी। वह युद्ध का नेतृत्व भी करती थी और अमीरों को शीघ्र ही ये पता लग गया कि स्त्री होने पर भी रजिया उनके हाथों की कठपुतली बनने को तैयार नहीं थी। तुर्क सरदार भी किसी महिला के अधीन होकर के काम करने को तैयार नहीं थे, झुकना नहीं चाहते थे किसी महिला के आगे और उन्होंने एक षड्यंत्र के द्वारा उसको गद्दी से हटा दिया रजिया को। रजिया के बाद उसका भाई और 2 भतीजे बारी बारी से सुल्तान बने, लेकिन वो अयोग्य थे, बेकार थे और इस तरह से इल्तुतमिश की छोटे पौत्र नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। 40 तुर्की सरदारों का दल इस समय ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था और जिन्हें वे चाहते गद्दी से उतार देते और जिन्हें चाहते गद्दी पर बैठा देते। जो अमीर थे 40 जो है गुलामों का, अमीर गुलामों का जो समूह बना हुआ था, ये इस समय शक्तिशाली हो गए थे क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद जो है वो दुर्बल था, एक शक्तिशाली शासक नहीं था। 1246 ईस्वी में इस दल ने जो 40 अमीरों का, तुर्क सरदारों का जो दल था, इस दल ने इल्तुतमिश के पौत्र नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया और महमूद का एक अमीर था जिसका नाम था बलबन और उसको उसने अपना नायक बनाया बलबन को। यानी नासिरुद्दीन महमूद ने उन 40 अमीर संगठन जो तुर्क संगठन थे उनमें से एक अमीर को जिसका नाम बलबन था उसको अपना नायक नेतृत्व करने वाला बना लिया
और बलबन ने धीरे धीरे अपनी शक्ति मजबूत कर ली और वो मतलब शक्तिशाली सरदार बन गया। 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलबन गद्दी पर बैठा और बलबन मतलब जो है एक योग्य शासक था, अनुभवी शासक था और उसने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण काम किए। उसने दिल्ली को सुरक्षित करने के लिए आसपास के जंगलों को कटवाया और साफ करवा करके वहाँ पुलिस चौकियों का निर्माण करवाया। इस तरह से दिल्ली के आसपास रहने वाले जो मेवातीय थे उनके विद्रोह को रोकने में वह सफल रहा। मेवातियों के अलावा उसने अपने विद्रोह का भी दमन किया और बलबन ने कानून को लागू करने में कठोरता बरती। उसने राजा के पद को प्रतिष्ठित बनाया। वह राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। बलबन का मानना था कि राजा को ईश्वर से शक्ति मिलती है और इसीलिए उसके काम की सार्वजनिक जांच नहीं की जा सकती है। राजा सर्वे सर्वा होता है, सब कुछ होता है और इससे उसकी निरंकुशता सुरक्षित होती है। इसलिए वह दरबार में अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठता था और वह ना तो कभी मजाक करता था न हंसता था। उसने दरबार में निर्धारित ढंग से कपड़े पहनने, आने बैठने के सारे नियम बनाए थे और कठोरता से पालन भी किया जाता था। बलबन ने दरबार में सिजदा और पायबोस परंपरा शुरू करवाई। उसने मजबूत गुप्तचर व्यवस्था बनाई जिससे राज्य की पूरी खबरें गुप्तचर सुल्तान को देते थे। बलबन की प्रमुख विशेषता यह थी कि उसने हमेशा न्याय को सुल्तान का पहला काम समझा और उसने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना पर भी ध्यान दिया और सैनिकों को संतुष्ट रखने के लिए उसने उन्हें सैलरी देना मतलब हमेशा वेतन जो है समय पर ही दिया और उन्हें एक्टिव रखने के लिए, सक्रिय रखने के लिए निरंतर वो प्रैक्टिस यानी अभ्यास करवाता रहता था सैनिकों को। बलबन ने जो है राज्य को बाहरी आक्रमण से हमले से बचाने के लिए और मंगोलों की शक्ति को रोकने का भी प्रयास किया। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में एशिया और यूरोप में जो आक्रमणकारी थे, आक्रांताओं थे, उनकी नई लहर आई और ये आक्रमणकारी मंगोल थे जिन्हें उस महान साम्राज्य के लिए अधिक जाना जाता है जिसका गठन उन्होंने चंगेज खां के नेतृत्व में किया था। 13वीं सदी का अंत होते होते मंगोल साम्राज्य दुनिया के बड़े भाग तक फैल चुका था। चंगेज खां के नेतृत्व में उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी मंगोलों की और मंगोल आक्रमण की भयंकरता को बलबन पूरी तरह से अनुभव कर रहा था, महसूस कर रहा था। इसीलिए उन्हें रोकने के लिए उसने मंगोलों के रास्ते में पड़ने वाले जो पुराने किले थे उनकी मरम्मत करवाई और नए दुर्गों या किलों का निर्माण करवाया। वहाँ उसने हष्ट-पुष्ट सैनिक जो है और जो विश्वसनीय सैनिक थे, अनुभवी सैनिक थे, अधिकारी थे, उनको नियुक्त किया। शस्त्रों और भोजन की आपूर्ति की पूरी व्यवस्था भी वहाँ किले में यानी दुर्ग में कराई गई। और उसकी मौत के बाद, बलबन की मौत के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके वंश का शासन अधिक दिन तक नहीं चल पाया और लेकिन दिल्ली को जो शक्ति बलबन ने दी उसके परिणाम स्वरूप खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य का विस्तार बेहतर तरीके से किया। तो अब देखिए इस पाठ में जो जानकारी है वो कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के और बलबन तक है कि किस तरह से जो है गुलामों का जो है शासन चलता रहा। थोड़ा देखिए सिजदा क्या होता है, घुटने पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना सिजदा कहलाता है और पायबोस सुल्तान के चरणों को चूमना ये जो है बलबन ने शुरू करवाया था। सिजदा और पायबोस जो है बलबन ने शुरू करवाया था। तो इस वीडियो में आपने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के और गयासुद्दीन बलबन तक के शासन के बारे में संक्षिप्त रूप में जाना है। थैंक यू।